तो इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट Van't of Wiles law at constant temperature. At constant temperature, the osmotic pressure, the osmotic pressure, the osmotic pressure pi of a dilute solution is directly proportional to its concentration. Its concentration C, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. सी बोले तो मोल पर लीटर, सी बोले तो मोल पर लीटर. तो हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम. तो हम लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अपॉन वॉल्यूम. कंसंट्रेशन को हम मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं. इसका मतलब हम लिख सकते हैं पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मान लो मोल हमने फिक्स कर दिया, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब यहां से देखना, अगर हम इनिशियल और फाइनल ले तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो यहां से अगर हम लिखे पाई वन वी वन, याद करो बॉयल्स लॉ, इक्वल टू के, और फाइनल में अगर ले तो पाई टू वी टू इक्वल टू के. ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो हम यहां पर दोनों को क्या कर सकते हैं, पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू. मान लो एक कंटेनर में सॉल्यूशन था और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज किया गया. ठीक है, एक मान लो कंटेनर है इनिशियली और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम वगैरह चेंज किया गया, V1 से V2 लाया गया. तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना चेंज आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में याद करो बॉयल्स लॉ, बिल्कुल बॉयल्स लॉ ही है ये. P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बस P1 के जगह पे पाई वन लिखा जा रहा है. तो अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा, आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है क्या? ओके. तो अगर याद है कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ाया था कि प्रेशर में अगर चेंज हुआ तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, या वॉल्यूम में कितना चेंज आया तो प्रेशर में कितना चेंज आया. सेम टू सेम अगर हमने वॉल्यूम को चेंज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना चेंज आया, उसको निकालने के लिए पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू लिखेंगे. इसी को हम बोलते हैं वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ, इसी को हम बोलते हैं वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ. तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम. यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये हमने वॉल्यूम लिखा. पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहां लिख देंगे पाई वन वी वन इक्वल टू के हो जाएगा, होगा ना ये, और ये पाई टू वी टू इक्वल टू के हो जाएगा. दोनों को बराबर कर देंगे तो पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू. दैट इज नोन एज वैंट ऑफ बॉयल्स लॉ. ठीक है. तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस कितना का आएगा, एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई टी. एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू. ये तब लगाएंगे ये वाला जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम में कुछ चेंजेस कर रहा हो. राइट डन हो गया.
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लिखना वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, इसमें लिखेंगे द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई of a solution at constant concentration, constant concentration, at constant concentration is directly proportional to the temperature in Kelvin scale, in Kelvin scale, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें क्या हमें रखना है चार्ल्स लॉ में? चार्ल्स लॉ याद करो, बॉयल्स लॉ के बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, जिसमें अब यहां पर ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यानी अगर हम ये लिखे पाई इक्वल टू सी आई टी और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू के टी, यहां से हम ये भी लगा सकते हैं पाई 1 अपॉन T1 इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2। वीडियो ब्लर हो रहा है, जैसा है वैसा ही चलेगा ना, नेट शायद लाइट वगैरह नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट at a constant concentration is directly proportional to temperature, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां से भी देख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? केटी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं पाई 1 अपॉन T1 इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब दोनों चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को दोनों को मिला देते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी, टेम्परेचर के डायरेक्टली है और प्रेशर के वॉल्यूम के इनवर्सली है। ठीक है, अगर हम यहां पर 1 अपॉन वी को कंसंट्रेशन मान ले, ये हो जाएगा पाई इक्वल टू, ये 1 अपॉन वी को हम सी लिख देंगे और एक कांस्टेंट लेते हैं एस, सी एस टी, जहां पर एस जो होगा वो यहां आर नहीं है, ये एस है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला आया वो ये आया पाई 1 अपॉन T1 इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2, पाई 2 अपॉन T2, ये वाला। और फोर्थ वन जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो ये आया कि पाई इक्वल टू सी एस टी, यहां आर नहीं लिखेंगे,
यहां पर एस लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब एस के बारे में हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ एस इज सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ आर, यानी गैस कांस्टेंट। and the value of S is similar to the value of R, gas constant. ये वेंटर फैक्टर अभी इसके ये खत्म हो जाएगा ना, जैसे ये टॉपिक अभी ऑस्मोटिक वाला खत्म हो जाएगा तो वेंटर फैक्टर के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम वेंटफ क्या है वो हम आगे बात करते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला होगा पाई इक्वल टू सी आई टी, जो कल पढ़ाया था। दूसरा हमारा बॉयल्स लॉ, पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू। तीसरा हमारा चार्ल्स लॉ, पाई वन अपॉन टी वन इक्वल टू पाई टू अपॉन टी टू। अब ये फॉर्मूला जो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिला दिया गया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को मिला दिया गया है। वन अपॉन वी को यानी मोल अपॉन वॉल्यूम यानी एक मोल मान लिया गया है। एक मोल और वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन बोल दिए। तो पाई इक्वल टू सी एस टी, यहाँ एस जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जहां पर वैल्यू ऑफ एस इज सिमिलर टू आर, यानी इसका वैल्यू आर के बराबर आएगा। वेंटर फैक्टर में साइंटिस्ट का भी नाम है और तरीका एक निकाला भी जाता है कि वेंटर फैक्टर में क्या निकाला जाए। तो इस पे जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, पाई इक्वल टू सी आई टी वाला, या बॉयल्स लॉ पाई वन वी वन इक्वल टू पाई टू वी टू, या चार्ल्स लॉ पाई वन अपॉन टी वन इक्वल टू पाई टू अपॉन टी टू, और ये तो पाई इक्वल टू सी एस टी, यानी एस जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आर के सिमिलर होता है, आर के बराबर इक्वेशंस में दिया रहता है। अगर एस का वैल्यू चाहिए तो हमें क्वेश्चंस में गिवन रहते हैं। ये सबने लिख लिया। अब ध्यान देना आगे, अब दो तीन यहां टर्मोलॉजी में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ये तो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्मूले है, सब लगाएंगे। अब दो तीन यहां पर मैं टर्मोलॉजी बता रहा हूं, बायो वगैरह में नाम सुने भी होंगे, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो यहां पर हम पहला जो देखेंगे वो देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड वन जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर हम तीन सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम बायो में हाइपर और हाइपो पढ़े भी होगे, तो ध्यान से समझना। पहले हम डिफाइन कर रहे हैं आइसोटोनिक को।
आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने दोनों में सॉल्यूशन भर दिया। इसमें सॉल्यूशन 1 है, इसमें सॉल्यूशन 1 है, और इसमें सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 1 है और इसमें सॉल्यूशन 2 है। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, या हम बोल सकते हैं कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, solution of same osmotic pressure are called isotonic solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि दोनों का, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर मान लो सॉल्वेंट ले लो, यहां पर सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और एक और कंटेनर ले लो और इसमें सॉल्यूशन 2 डाल दो, इसमें सॉल्यूशन 2 है, और यहां पर भी सॉल्वेंट ले लो। इन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहां तुम लगा रहे हो फ्लो को रोकने के लिए, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर हो जाए एट ए गिवन टेम्परेचर पर, सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 यहां है और पाई 2 यहां है, यानी दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया दोनों सॉल्यूशन का, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो हम उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। आइसो मतलब सेम, तो अगर प्रेशर बराबर होगा तो हम आइसोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। अब पाई 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, C1RT, टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, और पाई 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, C2RT, क्योंकि एट ए गिवन टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर पे है। RT से R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, इसका मतलब C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2। तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों बातें लिख सकते हैं। कैसे? एट ए गिवन टेम्परेचर सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन सेम होगा तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तो इन ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, इन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन osmotic pressure is equal and also their concentration will be also equal। इसी पे हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, तो आगे हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो इस पे हम ज्यादा C1 इक्वल टू C2, यानी इस पे हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। यानी इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कहीं पर क्वेश्चंस लिख के दिया तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि C1 इक्वल टू C2 या पाई 1 इक्वल टू पाई 2। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 से C1 और C2 ही बचता है, क्योंकि R और T तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 और C2 ही बचेगा, यानी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बहुत तरह से पूछ लेता है कि कितना हम सॉल्यूट को मिलाएं कि वो आइसोटोनिक बन जाए। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए दोनों का कंसंट्रेशन तुम्हारा इक्वल कर देना होगा, यही हमारा न्यूमेरिकल्स का की पॉइंट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि इसका सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इतना है, इसमें कितना सॉल्यूट मिला दिया जाए कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक बन जाए। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए दोनों का कंसंट्रेशन बराबर कर दिया जाता है, और उस केस में हम कितना सॉल्यूट मिलाए ये हम निकाल लिया जाता है। तो दिस वन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये बातें हो गया, सबने लिख लिया? ओके, अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें तो नेक्स्ट बात करने के पहले एक दो तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो हमने बात कर ही लिया। नेक्स्ट दो बात करते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। मान लो तुम एक वाटर तुम ले लो केवल बस, और इसके अंदर तुम रेजिन डाल दो, इसके अंदर तुम रेजिन डाल दो। इसके अंदर तुम रेजिन डालो। अब रेजिन डालने के बाद कुछ देर बाद तुम चेक करोगे तो रेजिन श्रिंक हो जाएगा या स्वेल हो जाएगा? रेजिन श्रिंक हो जाएगा। ये वाटर है, ये वाटर है। रेजिन श्रिंक हो जाएगा या स्वेल हो जाएगा? तो एक दो आंसर आया, ऋतुजा, अच्छी, स्वेल हो जाएगा, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि स्वेल क्यों हुआ? स्वेल क्यों हो गया? स्वेलिंग का रीजन क्या है? क्यों स्वेल हो गया? हाँ, विशाल कोहली का आंसर सही है, बिकॉज ऑफ वाटर। ये कौन भेज रहा है? अब मुझे बताओ, सेकेंड लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, इसका आंसर बताएंगे अभी, कि खाना खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? खाना खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? जब हम खाना खाते हैं तो प्यास क्यों लगती है? ये कौन भेज दिया? रेजिन में कंसंट्रेशन कम है। तो मुझे बताओ कि खाना खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? वो खाना डाइजेस्ट, तो इसलिए प्यास लगती है। ये कौन भेज रहा है? सुतार। ऐसे साइंटिफिक वे में बताओ कि खाना खाने के बाद ये नहीं कि डाइजेस्ट करने के लिए प्यास लगती है। साइंटिफिक वे में बताओ कि प्यास क्यों लगती है? एक चीज और तुम लोगों को मैं बताया था कि जो डॉग वगैरह होते हैं गर्मी के दिनों में अपने टंग को बाहर निकाल देते हैं। हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, आखिर टंग को बाहर क्यों निकालते हैं? और भी बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। और बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद खाना बहुत देर से पकता है। तो सब चीजें जोड़ना है। वो खाना ऑयल से बनाया गया होता है। सुतार क्या बोल रहे हो? अब ध्यान दो, अगर तुम रेजिन को वाटर में डालोगे, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को। तुम रेजिन को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिए, ये रेजिन है, रेजिन को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिए जिसमें कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, हाई है, एज कंपेयर टू रेजिन। रेजिन के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उससे बहुत ज्यादा है इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अब मुझे इस केस में बताओ कि रेजिन श्रिंक होगा या स्वेल होगा? इस केस में रेजिन श्रिंक होगा कि? अब श्रिंक क्यों हो गया? अब इसका रीजन बताओ मेरे को, इसका रीजन बताओ मेरे को कि श्रिंक क्यों हुआ? रेजिन का
बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाँ, तो अब इस पे ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस लगा देंगे। कैसे? ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि अगर एक कंटेनर में सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है और एक में सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट फ्लो करते हैं वो कैसे फ्लो करेंगे? लो से हाई। और किसके थ्रू पास होंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो हम जब रेजिन डालते हैं तो रेजिन का जो अपर लेयर होता है वो एसपीएम के जैसा ट्रीट होने लगता है। जो अपर लेयर है उसमें से केवल सॉल्वेंट पास होता है। ठीक है, अगर तुम रेजिन को सॉल्ट में भी डाल दोगे ना, सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो रेजिन, ऐसा नहीं कि रेजिन के अंदर अगर स्वेल भी हो गया तो ऐसा नहीं कि रेजिन नमक जैसा सॉल्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट पास नहीं करेगा, केवल वाटर पास करेगा। तो रेजिन का जो अपर लेयर होता है वो एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा ट्रीट होने लगता है। और ऑस्मोसिस क्या बोलता है? हमने याद करवाया था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? उसका फ्लो होता है सॉल्वेंट का। अब यहां पर हम देखेंगे तो यहां वाटर है और यहां पर रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है? और यहां इसके अपर लेयर एसपीएम के जैसा ट्रीट होने लग गया कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो ये वाटर अब जाके इसके अंदर इंटर करने लगेंगे, वाटर इसके जाके इंटर करने लगेंगे और इसीलिए ये स्वेल हो जाता है, इसीलिए स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो स्वेल होने का रीजन यही ऑस्मोसिस। तो एक लाइन में कोई बोले कि स्वेल क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, जिसमें कि लो कोई और चाहता है उसको डिफाइन करना, तो लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन से हाई। अब यहां ध्यान देना, तो ये स्वेल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से खाना जब हम खाते हैं तो प्यास इसलिए लगती है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और बॉडी का कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में कम होता है। जब हम खाना खाते हैं इसी के जैसा, जैसे मान लीजिए हमारा स्टमक है और ये बॉडी है, तो हमारा स्टमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और बॉडी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगते हैं। तो सारा वाटर कहां आने लगता है? स्टमक में आने लगता है, जिसकी वजह से प्यास लगने लगती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये श्रिंक क्यों हो जाता है। अब इसमें कंसंट्रेशन जो है वो इसका कम है, सॉरी इसका ज्यादा है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो कहां से कहां फ्लो करेगा? और इस बार फ्लो लो से हाई होगा, यानी जो भी इसके अंदर सॉल्वेंट होंगे रेजिन के अंदर, वो जाके सॉल्यूशन में मिक्स होने लगेंगे और ये श्रिंक हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो 4-5 चीजें मैं तुम्हें इस चैप्टर में डेली लाइफ में बताया हूं। क्या क्या? हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर कुकिंग देर से होती है। ठीक है, डॉग वगैरह जो होते हैं वो समर के दिनों में अपना टंग बाहर क्यों निकालते हैं? वेपोराइजेशन की वजह से कूलिंग होती है उसमें, तो कूलिंग वो फील करता है। उसके बाद ये रेजिन वाला, खाना खाने के बाद प्यास क्यों लगती है, या रेजिन कब श्रिंक होगा और कब क्या होगा? स्वेल होगा। या स्टेट ऑफ मैटर में एक और भी ऐसे डेली लाइफ में बताया था मैं तुम्हें कि एक बलून्स है और बलून्स को तुम ऐसे गैस के अंदर रख के उसमें पिन होल कर दो,
जिसका इफ्यूजन रेट ज्यादा है, ये जो बलून है, फुग्गा जो है, वो श्रिंक होने के बजाय और फूलने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसी पे कि ये तो हमने रेजिन को देख लिया। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। हाइपरटोनिक यानी दो सॉल्यूशन, अब यहां दो कंसंट्रेशन, एक ये है और एक ये है। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा अगर होगा तो दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। अगर जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। सेम टू सेम यहां पर है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। और अगर कम है तो हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा ऐसे कि व्हेन रेजिन को पुट कर दिया गया, रख दिया गया इन हाइपरटोनिक में, ये जैसे मैं दिया हूं ऐसे नहीं पूछेगा, लैंग्वेज में पूछेगा कि रेजिन विल पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसे, देन इट विल बी। तो व्हेन रेजिन विल पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल बी श्रिंक। व्हेन रेजिन विल बी पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल बी स्वेल। ठीक है, तो इसी पर हम यहां पर लिखवाते हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है। तो समझ में आ गया होगा, तो लिख लो इसको, डिफिनेशन राइट डाउन करना। द सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक, पहले हाइपरटोनिक लिखते हैं। द सॉल्यूशन having more osmotic pressure, the solution having more osmotic pressure। और अगर osmotic प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन। उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी द सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और लो या लेस मत लिखो, या लो लिखो, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, यानी जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, ये तीनों का हमने डेफिनेशन लिख लिया। अगर हम ये बात करेंगे, नोट डाउन करके लिख लेना, इफ रेजिन विल पुट इन द हाइपोटोनिक solution, if resin will put in hypotonic solution then it will swell, और नेक्स्ट अगर हम लिखे इफ रेजिन विल पुट इन द हाइपरटोनिक solution then
it will shrink, then it will shrink. Isotonic, the solution in which both the solution have same osmotic pressure or concentration is known as isotonic. Isotonic means iso मतलब equal, यानी दोनों concentration का दोनों solution का concentration बराबर होना चाहिए. That is known as लिख लेना जितेश. दो solution which have same osmotic pressure and concentration ये लिख लिए. हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक. अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बातें करते हैं. सबने लिख लिया क्या? ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं. अब मान लो जैसे 1 मिनट. अब यहां ध्यान देना, अब जैसे स्टेट ऑफ मैटर में तुम लोग को याद होगा, दो सॉल्यूशन को हम, ये वाला क्वेश्चन से याद होगा, दो बल्ब हम लेते थे और इसको हम यहां पर स्टॉप कॉर्क से क्लोज करते थे. कॉर्क ओपन करने के बाद, एक कॉर्क हमने ओपन कर दिया, ठीक है, कॉर्क हमने ओपन कर दिया. अब उसके बाद यहां पर प्रेशर पूछा जाता था. कॉर्क ओपन करने के बाद दोनों सेपरेट थे और कॉर्क ओपन करने के बाद दोनों क्या हो गए थे, एक ही कंटेनर हो गया था, मतलब एक ही वॉल्यूम हो गया, दोनों का वॉल्यूम हमने ऐड कर दिया था. इस केस में यहां जो हम पी रिजल्टेंट निकालते थे, क्या होता था तुम बताओ, क्या निकालते थे? याद है तुम लोगों को पी रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? स्टेट ऑफ मैटर में बात हमने किया था, पी रिजल्टेंट कैसे निकालते थे. कंसेप्ट तो ये था कि दोनों का मोल यहां से निकाल के और यहाँ का मोल हम कंजर्व मतलब इक्वल करते थे. तो पी रिजल्टेंट क्या आता था हमारा? एक आंसर आया राहुल चौहान का, P1 V1 प्लस, बिल्कुल सही है. तो हमारा पी रिजल्टेंट आता था, यहाँ पर P1 था और V1 था, यहाँ P2 था और यहाँ V2 था. अब ये V, यहाँ जो V है वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, और यहाँ पर प्रेशर हमें निकालना है, पी रिजल्टेंट. तो पी रिजल्टेंट क्या आता था, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही आता था पी रिजल्टेंट. याद होगा तुम लोगों को, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अब ऐसा ही कुछ, अब इसमें दो गैस को हम मिक्स कर रहे थे, दो गैस को हम मिक्स कर रहे थे, ठीक है.
दो गैस को मिक्स कर रहे थे और फाइनल हम प्रेशर निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, ऑस्मोटिक में दो अलग अलग सॉल्यूशन होगा, गैस नहीं, अब दो अलग अलग सॉल्यूशन होगा और दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देंगे, दोनों सॉल्यूशन का मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा मिक्स करने के बाद। तो कुछ कंसेप्ट यही है कि दो गैस को मिक्स करने के बाद यहां पर रिजल्टेंट प्रेशर निकाला जाता था। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर दिया जाए और तीसरा जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा। तो हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जब दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टेंट कितना लगाना पड़ेगा। तो अब हेडिंग डालना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो केस वन, लेट टू सॉल्यूशन, माइंड में इमेज वही बनाना जो अभी बताया था। लेट टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, लेट टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस having different osmotic pressure। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब तुम्हें डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाए तो सोच लेना उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, डिफरेंट ही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट आ रहा है। पाई 1 एंड पाई 2 आर मिक्स्ड, then osmotic pressure of then osmotic pressure of resultant solution। क्या हम टॉपिक है हमारा वो क्लियर पहले समझ में आना चाहिए। मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 है जिसका कंसंट्रेशन C1 है और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है इसका। अब एक हम दूसरा कंसंट्रेशन है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूशन 2 है जिसके अंदर कंसंट्रेशन C2 है, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, पाई 2 है। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद जो तीसरा सॉल्यूशन बना यहां पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं तो साइड में दिखेगा नहीं। जो तीसरा सॉल्यूशन हमारा बना ये वाला, जो तीसरा सॉल्यूशन बना ये वाला, इसका हमें निकालना है पाई रिजल्टेंट, यानी कंसंट्रेशन C1 भी मिक्स हो गया C2 भी मिक्स हो गया तो रिजल्टेंट जैसे वहां निकाल देते, वहां क्या लिखते थे पाई 1 V1, तो यहाँ सॉरी P1 V1 लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, मोल कंजर्व करवा देंगे। पाई 1 V1 इक्वल टू पाई 2 V2 प्लस V1 प्लस V2। ये चीज ध्यान में रखना, ये कई बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन के दिया जाता है। When two different concentration of solution are mixed, then their resultant osmotic pressure will be पाई 1 V1, पाई 1 ये है V1 ये है, अच्छा इसका वॉल्यूम V1 है वो दिया रहेगा, और पाई 2 V2 इसका वॉल्यूम V2 है। तो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये क्लियर होना चाहिए।
ये लिख लिए। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमने चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमने चारों पढ़ लिया है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा खत्म हो गया, लेकिन अब इसका एक अभी मेन टॉपिक इसी में बचेगा, तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं आगे का जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं वो एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कैसे आगे का थ्योरी क्या करना है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे के जो पढ़ाऊंगा उसके पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल से चीजें को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि कैसे चीजें हम करेंगे। तो ध्यान देना, हम अगर बात करें, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं कि एक प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर मान लो वाटर है, वाटर है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 760 mm ऑफ मर्क्यूरी है। अब इसके अंदर तुम एक शुगर का सॉल्यूशन बना दिए, इसके अंदर तुमने शुगर बना दिए, शुगर ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो या ग्लूकोज ले सकते हो, उसका किसी का एक सॉल्यूशन तुमने तैयार कर दिए और इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन वगैरह दिया हुआ है, x1 सॉल्यूट का है, x2 सॉल्वेंट का है। चलो उल्टा उल्टा मान लेते हैं, x1 सॉल्यूट का मान लेते हैं और x1 सॉल्वेंट का मान लेते हैं, x2 सॉल्यूट का मान लेते हैं। तो शुगर या यूरिया या ग्लूकोज सॉल्यूशन हमने यहां पर मिला दिया। अब हमने बोला कि यहां जो वेपर प्रेशर होगा, यहां तो 760 है, यहां पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालो। तो तुम निकालने चले तो RLVP लगाए, P0 माइनस PS, P0 यहां का है जो कि दे रखा है 760, हमें निकालना नहीं है, बस तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखा जाता है, सॉल्यूट। हमें निकालने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर हमारे को सेम टू सेम अगर वाटर है, वॉल्यूम और सब सेम है, ये वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है और इसका वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी है यहां पे। अब इसके अंदर तुम NaCl को मिला दिए। अच्छा, जो तुम यहां पर शुगर वगैरह ले रहे हो, मान लो 1 मोलर है, यानी 1 मोल पर लीटर में 1 मोलर है। अब तुम यहां पर NaCl को मिला के सॉल्यूशन बनाए, NaCl को मिला के 1 मोलर NaCl को मिला के तुम सॉल्यूशन बनाए और हमें यहां पर सब कुछ डेटा वगैरह दे रखा है। तो यहां पर अगर हम P0 माइनस PS अपॉन P0 लगाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हम लगाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके पहले मुझे ये बताना, ये मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ सिमिलर है। मोल फ्रैक्शन x1 यहां पर अगर है सॉल्वेंट का, तो यहां भी सॉल्वेंट का x1 ही है, सब कुछ सिमिलर है। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि देखो
ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है, और X2 सॉल्यूट का ये भी सेम है, सॉल्यूट। अब इसके पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 मोलर शुगर का सॉल्यूशन ले लूं और 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन ले लूं, तो तुम मुझे बताओ कि लोअरिंग यानी वेपर प्रेशर किसमें कम बनेगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को पहले। 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका कम बनेगा, यहां पर कम बनेगा या यहां पे कम बनेगा? स्टार्टिंग में हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में और क्वेश्चन भी करवाया था। आंसर जल्दी दो पहले, अब सारी चीज भूल जाओ, पहले इसको आंसर करो मेरे को कि 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन है और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो किसका वेपर प्रेशर कम होगा? राहुल चौहान, विशाल कोहली, 2 का आंसर आया। ये क्वेश्चन करवाया भी है, नहीं कि पहला बार बता रहा हूं, ये करवाया हुआ है। अब थोड़ा ओपन माइंडेड से पढ़ते हैं, इसलिए कि यहां से चीजें समझना हमें जरूरी होता है। बुक में तो हर चीज लिखा होता है, लेकिन चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ा जा रहा है, उसका यूज क्या है, वो चीजें जानना है हमें। तो 1 मोलर शुगर और 1 मोलर NaCl, जल्दी से बताओ सारे जो भी तुम्हारे आंसर है, सोच के बताओ। अक्षत, अब तुम जाके अपने नोटबुक में, जहां मैं रॉट लॉ पढ़ाया था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वहां जाके देखो आंसर क्या है। और इस चीज को लॉजिक भी बताया था मैंने। ऐसा है कि चैप्टर खत्म होते होते लॉजिक भी भूल गए। इसका सही आंसर है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब तुम बताओ लॉजिक क्या है। हालांकि सब डिस्कस हुआ है, वेपर प्रेशर कम जो होगा वो आएगा NaCl में, यहां कम आएगा। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन होता 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन और 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन, तो मुझे बताओ, पहले इसका आंसर करो कि 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन और 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा और किसका कम आएगा, इसका आंसर करो पहले। 2 मोलर क्या कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये लिख के बोलो ना। टू मोलर का क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा? हाँ, 1 का ज्यादा आएगा, 2 का कम आएगा, बिल्कुल सही है। 1 मोलर का ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो 2 मोलर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। सॉल्यूट पार्टिकल तो नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा हो जाएगा। देखो अब वेपर प्रेशर समझ में आएगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आएगा। तो अगर 2 मोलर सॉल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल का, कौन लिख के भेजा है 2 मोलर मोर, 2 मोलर का नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। ये बातें क्लियर हो गई सबको कि अगर नॉन वोलेटाइल का संख्या ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा। क्या ये बातें क्लियर हो गई सबको? किसी को डाउट इस वाले क्वेश्चंस में? नॉन वोलेटाइल की संख्या ज्यादा होगा यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगा। किसी को डाउट नहीं है? चलो, अब अगर कंसंट्रेशन सेम है तो हम कहां जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस पे। यहां शुगर जो है जितना डिजोल्व होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, वो डिसोसिएट नहीं होता है।
जबकि 1 मोल NaCl डिसोसिएट होके 2 आयंस देंगे Na+ और Cl-। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस की संख्या सेम हो जाएगा। मैं तुम लोग से बोला था कि अगर कंसंट्रेशन सेम है तो नंबर ऑफ आयंस चेक करो, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, ज्यादा है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है। तो इसमें एक है, पानी में जाने के बाद 2 बन जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं उड़ने वाला ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? मुझे पहले बताओ ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो, इसमें वेपर कम बनेगा। अच्छा, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, वेपर कम बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पर वेपर कम बनेगा तो ये तो सेम है, ये तो हमें निकालना है, ये तो जितना यहां था इस दोनों में अब सिमिलरिटी देख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां भी सॉल्यूट है, यहां भी सॉल्यूट है, और हम ये भी बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन सेम है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी सेम है। तो क्वेश्चन में तो आंसर वही आना आएगा, फिर कम कैसे आएगा? क्वेश्चन में आंसर तो वही आ जाएगा। तो अब यहां से क्या हुआ कि देखो, वेपर प्रेशर NaCl में तो कम बनना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकली हम बता नहीं पा रहे हैं। दोनों का लगभग आंसर PS निकालो तो एक ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली यहां कम आना चाहिए। तो प्रैक्टिकली कम आना चाहिए और ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आ नहीं पा रहा है, तो फिर गलतियां कहां हो रही है? तो गलतियां ये हो रही है कि जो हमने 2 आयंस इसमें टूटा है, नंबर ऑफ आयंस का कहीं पर हम यहां डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि 2 आयंस यहां मिला है तो हम आयंस के बारे में कुछ ले ही नहीं रहे। यानी यहां से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस अगर है तो, यानी नंबर ऑफ आयंस भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसी नंबर ऑफ आयंस को निकालने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ आयंस निकालना यहां नीड नहीं है, यहां जहां डिसोसिएट होता है वहां नीड है। तो मैं फाइनल लाइन बोल रहा हूं, अगर तुम सब कुछ सिमिलर ले रहे हो दोनों क्वेश्चन में, यहां बस शुगर है और यहां NaCl है, तुम अगर यहां का सॉल्यूशन का पीएच निकालोगे और यहां का पीएच निकालोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है कि यहां कम आना चाहिए। फिर हम न्यूमेरिकली कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने नंबर ऑफ आयंस जो यहां 2 है उसको हमने कहीं पर कंसीडर ही नहीं किया है। तो इसीलिए अब हमारे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, और वो बताएगा नंबर ऑफ आयंस का जानकारी देगा, यानी नंबर ऑफ आयंस है तो उसको इंक्लूड करके लाएगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बातें क्लियर हुआ, और क्यों पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जहां नंबर ऑफ आयंस की हमें इंट्रोडक्शन दिलवाएगा कि नंबर ऑफ आयंस अगर है तो आपको लेना पड़ेगा, जो कि आप अभी तक लिए नहीं हो। तो कहीं पर अगर शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर NaCl है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहां पर हम नंबर ऑफ आयंस कैसे लेंगे, और नंबर ऑफ आयंस लेने के लिए हम उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर का और भी हम डिस्कशन आगे करेंगे, उसके पहले हम यहां पर टॉपिक लिखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर आई से। ये टर्म क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये मैंने बताया, वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब ध्यान देना, वेंट ऑफ फैक्टर आई पहले मैं निकालने के लिए बता रहा हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा, और ज्यादा क्वेश्चन इसको इंट्रोड्यूस करके ही पूछा जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर, मान लो कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व है लेकिन डिसोसिएट नहीं है, बट नॉट डिसोसिएटेड, डिजोल्व तो है लेकिन डिसोसिएटेड नहीं है। उस केस में जैसे एग्जांपल अगर हम ले शुगर, यूरिया, ग्लूकोज,
इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर I1 लिया जाता है। अगर मान लो दूसरा केस अगर हम ले कि 100% कंप्लीट डिसोसिएट है, अगर ये 100% कंप्लीट डिसोसिएटेड है तो हम कैसे वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे? जैसे एग्जांपल, कौन कौन 100% डिसोसिएट होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले बात हमने ये सब डिस्कस किया था, इसीलिए डिस्कस किया था कि आज के टाइम में आएगा वो। अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl के केस में तुम्हें आई वेंट ऑफ फैक्टर क्या लेना होगा? तो तुम कितने पार्ट में इसको ब्रेक करके देख रहे हो? तो दो पार्ट में, एक Na+ और एक Cl-। आई आपको 2 लेना पड़ेगा, और कहीं I1 लोगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें KCl, तो KCl में कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है? 2 पार्ट में, तो आई का वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगा। अगर मान लो हमने लिया MgCl2, तो आई का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक Mg और 2 Cl 3 पार्ट में ब्रेक होगा। अगर हम बात करें AlCl3, तो 1 अल्युमिनियम और 3 क्लोरीन 4 पार्ट में ब्रेक होगा। बातें क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें CuSO4, तो ये दूसरा एग्जांपल ले लेते, जो 100 ले लो, CuSO4 सॉल्ट भी है, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, कॉपर +2। तो क्वेश्चन में जितने पार्ट में ब्रेक होगा उतना आई का वैल्यू हम लेंगे। हमें कैसे मालूम चलेगा कि उसका वो 100% ब्रेक है? वो क्वेश्चंस में हमें इंडिकेट किया जाता है कि आई का वैल्यू आपको क्या लेना, आई का वैल्यू वो 100% डिसोसिएट है कि नहीं है। बाकी तो ग्लूकोज शुगर के बारे में हम जानते हैं। तीसरा जो है, थर्ड वन, जो पार्शियल डिसोसिएट है, पार्शियल डिसोसिएटेड है, यानी इनकम्प्लीट ब्रेक है। ठीक है, जैसे वीक एसिड हुआ, वीक बेस हुआ, या और भी एग्जांपल। यानी हमें कैसे मालूम चलेगा कि पार्शियल डिसोसिएट है? तो या तो वीक एसिड होगा, या तो वीक बेस होगा, या उसका अल्फा गिवन होगा। अल्फा का मतलब समझा चुका हूं। अल्फा मतलब कितने पार्टिकल्स लिए और कितना पार्टिकल्स ब्रेक हुआ। यहां पर अल्फा जो होता है वो 100% होता है, यानी सब के सब ब्रेक होता है, या अल्फा 1 भी बोल सकते हो। तो यहां पर 100% डिसोसिएटेड के केस में अल्फा 1 होता है, और यहां पर अल्फा 0 होता है। अल्फा 0 का मतलब क्या हुआ कि वो एक भी ब्रेक नहीं हुआ। तो आई अल्फा मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ। और आई मतलब क्या हुआ? आई मतलब कितने पार्ट में वो ब्रेक हो रहा है। तो यहां कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, यानी आयंस की संख्या। आई मतलब आयंस की संख्या, नंबर ऑफ आयंस। अगर वो पार्शियल डिसोसिएटेड है तो आई कैसे निकालेंगे? तो मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, बाद में इसको प्रूव करके बता दूंगा, क्योंकि अभी हमारे को बस इतना भी चाहिए कि हम आई निकाले। तो कैसे निकाले? 1 + n-1 अल्फा, ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। अच्छा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो अल्फा क्वेश्चन में दिया रहेगा, एन क्या लेंगे, वो कितने पार्ट में ब्रेक होगा, मैं आगे करके दिखाऊंगा, तुम बस अभी लिखो इसको। और तीसरा जो है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स को जब डाला, जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो आपस में जुड़ जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तो उसमें आयंस बढ़ने के बजाय घट जाते हैं। तुम लोग को याद होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मैंने बताया था, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाता है तो वो डाइमर बना देता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ओ एसोसिएशन हुआ, उसको हम बोलेंगे जुड़ना, एसोसिएट हो गया, एसोसिएटेड यानी जुड़ गया। तो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते भी हैं। उस केस में आई कैसे निकालेंगे? उस केस में आई निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे? 1 + 1/n-1 अल्फा। ये कहां से आ गया ये मैं आगे बताऊंगा, अभी तुम डायरेक्ट इसको लिखोगे और लिख के इसका यूज करना पहले सीखेंगे, तब हम जाएंगे कि अब ये आई पहले मैं बता दिया, ये कहां से आएगा वो आगे बात कर लेंगे हम। अब आई तुम पहले निकालना सीखोगे कि आई कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां अल्फा दिया जाएगा, जो अल्फा होगा वो लेस देन 100% होगा। यहां अल्फा क्या होगा, इस बात को जरूर
क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है यही, अल्फा और आई डायरेक्ट एक साथ ऑप्शन में देता है। अल्फा यहां क्या होगा, या तो 100% होगा और या अल्फा 1 होगा। ये क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट, अल्फा 0 होगा और आई 1 होगा। आई मतलब नंबर ऑफ आयंस, वाइंट ऑफ फैक्टर निकालने का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ आयंस। यहाँ अल्फा 1 होगा, यहाँ अल्फा जो होगा लेस देन 100, यानी कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। कैसे निकाला जाएगा ये, और ये हमारा 4th वन केस है, एसोसिएशन वाला। ठीक है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए, क्योंकि हमने केवल वाइंट ऑफ फैक्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो मैं एक एक तुम्हें एप्लीकेशन से बता रहा हूं कि इनको कैसे तुम यूज करोगे। ये मैं लिखवा दिया, आगे हम बात ये भी करेंगे कि कैसे आया। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो देखो वन बाय वन। ये लिख लिए होगे तुमने, क्या तुमने लिखे क्या? ओके, अब ध्यान दो, और मैं डायरेक्ट एक ही बार सब बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। मान लो हम निकालते थे RLVP, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। मैं तुम्हें क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखो, लेकिन ये उसके लिए एप्लीकेबल है जो पानी में डिजोल्व तो होता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता है। अगर वो डिसोसिएट हो गया तो यहां पर आपको आई लेना पड़ेगा। अगर यहां पर शुगर है या ग्लूकोज है या यूरिया है तो आई का वैल्यू तो 1 गिरता है, उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, CuSO4 सॉल्ट है ना, वो कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हमने ले लिया शुगर, अगर हमने ले लिया यूरिया या ग्लूकोज ले लिया तो आई तो 1 गिरेगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन वही क्वेश्चन अगर NaCl का होता तो सोचो यहाँ NaCl के जगह पे 2 लेना पड़ता, इसीलिए आंसर में डिफरेंस आता है। तो एक NaCl का सॉल्यूशन में और एक शुगर के सॉल्यूशन में यहाँ आई तुम नहीं पकड़ रहे थे, इसीलिए दोनों के आंसर में सेम आ रहा था, जबकि सेम नहीं आना चाहिए था। अगर हम बात करें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू, हमने लिखवाया था KBM। अगर ये हमने शुगर और यूरिया ग्लूकोज के लिए बताया था, क्योंकि आई यहां हम पकड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन NaCl को निकालोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो वहां पर आई लेना पड़ेगा। वही हमने डेल्टा TF बताया था, यहां बताया था KFM, और यहां तुम फिर से आई पकड़ोगे। अगर y 1 है तो सही है, और हमने लास्ट वन में बताया था कि पाई इक्वल टू CIT, तो तुम वहां पर आई पकड़ोगे। आई नहीं लोगे, अगर 1 के अलावा कोई दूसरा आंसर है तो तुम्हारा आई गलत हो जाएगा, मतलब वो आंसर गलत आएगा। अगर ये सब एग्जांपल में यूरिया ग्लूकोज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ऑस्मोटिक आइसोटोनिक में लिखवाया था I1 C1 इक्वल टू I2 C2, ये याद करो, आइसोटोनिक में लिखवाया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी अगर वो डिसोसिएट नहीं होता है तो I1 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 1 2 3 4 5, यानी अब ये 5 फिर से तुम नोट डाउन करोगे। अगर तुम्हें यूरिया ग्लूकोज और शुगर के अलावा NaCl दिया जाता है, आप जरूर वहां पर आई का वैल्यू पुट करोगे, नहीं करोगे आंसर गलत आएगा। ये मैं बताया, और बताने के बाद अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट्स करेंगे कि तब फिर से अभी वाइंट ऑफ फैक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं तुम्हें बस ये इसका आई का मीनिंग समझाया हूं, और आई कैसे निकाला जाए और कैसे इनमें पुट किया जाए इतना ही बताया हूं। ठीक है, अभी हम और वाइंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पहले वाइंट ऑफ फैक्टर आई निकालने के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दूंगा।
ये तो मैं केवल एग्जाम्पल बताया, उसका यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई कैसे निकाला जाए मैं एग्जाम्पल दूंगा, और आई का वैल्यू कहां पुट करना है वो तुम्हें ये मैं बताया, यहां पुट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आई का कैलकुलेशन करवाना तुम्हें सिखाएंगे कि आई कैसे और कैलकुलेट किया जाए। तो मुझे जल्दी से बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, कि अगर मान लो हमने लिखा K4 और यहां लिखा FeCN6, अब मुझे बताओ इसके लिए आई क्या लोगे तुम, आई का वैल्यू क्या होगा? K4 FeCN6 में आई का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K4 FeCN6? तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्लियरिटी आएगी कि हम आई कैसे निकालें, और आई निकालने के बाद करें तो क्या करें, तो यहां पुट करना है आपको, यहां पर आपको पुट करना है आई निकालने। विशाल कोई 17, ऐसे मत बोलो, खाना खाने जाना है। विशाल को लेके आंसर 17 आया, 17 आंसर कैसे दे देंगे? जितेश का आया 2, गलत। नेहा का आया 3, काउंटिंग करते रहो। 16 सुतार का, 2 3 4 5 करते रहो, एक का सही हो जाएगा। चलो इसका करेक्ट आंसर है 5, करेक्ट आंसर है 5। देखो कैसे, हमने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रेक होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रेक नहीं होता है। ये 4 के प्लस में ब्रेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा FeCN6, अंदर वाला ब्रेक नहीं होता है। और इस पे चार्ज क्या लग जाएगा, इस पे 4 है तो इसमें -4 हो जाएगा, यानी 4 आयंस यहां हुए और 1 आयंस यहां हुआ, टोटल 5 आयंस हुए, टोटल 5 आयंस हुए। तो कल इसी तरह से मैं कैलकुलेशन तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? तब हम आगे पहले आई का कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और आई का कैलकुलेशन करवाने के बाद तुम्हें कैसे वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सोल्व किया जाए उसको बताएंगे। फिर लगभग ये चैप्टर अपना मतलब इस वीक में फिनिश भी हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है?